सौभाग्य की बात है, मुझे कई अलग अलग देशों में बिहारी डायस्पोरा से इंटरैक्ट करने का मुझे सौभाग्य मिला और उसमें से कई चेहरे आज मैं यहाँ पर देख ही रहा हूँ। आप सबका मैं धन्यवाद भी करता हूँ कि आप लोग अपने अपने देशों से यहाँ पर आए इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए। पर जब मैं वहाँ पर आया और जब बिहारी डायस्पोरा से भी मैं इंटरैक्ट कर रहा था, उस वक्त भी मैंने यही बात कही थी कि जब आप लोग कहते हैं तो उसका महत्व कुछ और होगा। हम लोग कहेंगे और मैं तो खासतौर पर उधर भाई बोलेंगे तो बात अलग होगी, शाहरुख बोलेंगे तो बात अलग होगी, खान बोलेंगे बात अलग होगी, मैं बोलूंगा तो वापस वही कि ये राजनीति कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ एक राजनीतिक दल से जोड़कर देखा जाता है और आपकी सोच को घुमा फिराकर सिर्फ राजनीति के इर्द गिर्द ही रख दिया जाता है और लोग यही सोचते हैं कि जो भी बोलेगा राजनीतिक लाभ के लिए बोलेगा। पर जब आप लोग बोले उसका एक अलग महत्व है, ये बताने की जरूरत है आप लोग। और मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग जाएं और कोई बड़े सेमिनार करें, पर जब आप लोग घर जाते हैं, जब अपने अपने गांव जाते हैं, वहां पर अगल बगल के लोगों को इकट्ठा समझाने की जरूरत है कि आज देश दुनिया कहां से कहां चले गए। आज 21वीं सदी में हम लोग चांद पर पहुंचने की बात करते हैं। मेरे लिए कतई ये बड़ी बात है क्योंकि मैंने पूरे उम्र लोगों के लिए संभवतः शायद मंत्री ये सब बड़ी बातें होंगी, पर मैंने बचपन से स्कूल कॉलेज में कितनी बार तो कहानी सी बातें होता था, आ गया मंत्री का बेटा, आ गया मंत्री का बेटा। तो ये कोई उपलब्धि मेरे लिए कतई नहीं थी, पर वो भावना मेरे लिए उपलब्धि जरूर है जिस भावना को मेरे पिता ने मेरे भीतर दी। और उसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ा। अपने बिहार के लिए अगर मैं कुछ करता हूँ, जिस जगह पर मेरे पिता बिहार को देखना चाहते थे उसके लिए अगर मैं कुछ करता, और इन 3 सालों में भी व्यक्तिगत भी मैंने कई लड़ाइयां लड़ी, राजनीतिक भी मैंने कई लड़ाइयां लड़ी, मुझसे एक करके सब छीन लिया गया। आज भले मुझे नेपोकिट कहा जाता हो, ये आजकल ये टर्म बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया है। किसी को भी डाउनसाइज करना होता है तो सबसे पहले कहा जाता है कि नेपोकिट है, ये तो उनका बेटा है, इसको करना ही है। हम लोग ऐसी दो-धारी तलवार पर चलते हैं। नेपोकिट अगर कोई अच्छा कर पाया तो करना ही था, उनका बेटा है, उनकी बेटी है, अगर ये नहीं करेगा तो और कौन करेगा। और अगर कोई नहीं कर पाया तो देखो अपने माँ बाप का नाम डुबा दिया, उन्होंने इतना किया, ये कुछ नहीं कर पाया। तो हम लोग तो दो-धारी तलवारों पर हमेशा चलते हैं। पर वह इस बात पे भी कई उंगलियां उठाई जाती है एडवोकेट की, भाई पिता कर रहे हैं, तुम भी कर रहे हो। पर मैं उस पीढ़ी से आता हूँ, मैं उस जमाने से आता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत पुराने जमाने को, पर फिर भी 4 दशक अपने जीवन के मैं बिता चुका हूँ। मैं ऐसे जमाने से आता हूँ जहां पर माता पिता के अच्छे कदमों पर चलना अच्छा माना जाता था। सिखाया जाता था कि अपने पिता जैसा बनो, सिखाया जाता था कि अपनी माँ जैसा बनो। मुझे नहीं पता कि ये धीरे धीरे आते आते कब ये सारी चीजें आपके विरोध में ही इस्तेमाल की जाने लगेंगी। बट हाँ, इस बात को मैं जरूर कहूंगा कि पिछले 3 सालों में अपने पिता से यही सीखा मैंने कि भले परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, आप अपना लक्ष्य बना के चले। और ये 3 सालों में यही किया मैंने। मुझसे मेरी पार्टी छीन ली है, जो मुझे नेपोकिट कहा जाता है, मेरी पार्टी मुझसे छीन ली है। जो मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अपने खून पसीने से बनाए, वो मेरी अपनी ही पार्टी से मुझे निकाल के बाहर कर दिया। मेरी पार्टी का नाम, मेरी पार्टी का सिंबल, जिस घर में मैं 34 सालों से रहता था, मेरे पिता की और कोई याद ही नहीं आज भी। और खासतौर पर ऐसे दिन होते, लोग बोलते हैं कि समय के साथ चीजें आसान हो जाती है, पर नहीं होती। आज भी ऐसे दिन मुझे, मेरे परिवार को बहुत तकलीफ देते हैं। पिता की हर वो याद एक झटके में दिमाग में पहुंच जाती है, हर वो समय, हर वो पल जो उनके साथ होता है। आज इनका जन्मदिन उन्हीं में से एक है। हम लोग रात से ही लग जाते थे, मैं, मेरी सिस्टर, भाई भाई सब लोग, उनका केक काटना है, 12 बजे बर्थडे ड्रिंक करना है, उनको पता नहीं चलना चाहिए, रात से लेकर जाने में हम लोग करते थे। सुबह उठते ही जाना, उनके पाँव छूना, उनके आशीर्वाद देना, ये तमाम चीजें हम लोग करने लगते थे। पर आज के दिन बिना उनके दिन जो लोग आज से भाई मैं आस्था रखता हूँ, स्वाभाविक है, मेरे लिए आस्था का विषय है, पर सोचिए उससे पर्यटन को कितना बढ़ावा मिले। एक छोटा सा उदाहरण, मेरी ही लोकसभा में उस वक्त जमुई लोकसभा का मैं प्रतिनिधित्व करता था। भगवान महावीर की जन्मस्थली रजवाड़, वहां पर उनकी एक प्रतिमा थी 2600 साल पुरानी, जो नंदीवर्धन जी के द्वारा वहां पे स्थापित की गई थी। वो प्रतिमा चोरी हो गई थी। मैंने सदन में भी इस विषय को उठाया और उसके बाद कई ऐसे जैन समुदाय के लोग हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाराज यहाँ पर मौजूद है, उनसे मैं जुड़ा
और उनसे मैंने सिर्फ एक ही आग्रह किया कि आप अपने भगवान के लिए खूबसूरत मंदिर यहाँ पर बनवा दें। मूर्ति मिलने के बाद बस यह आग्रह मैंने किया, और आज मैं चाहूंगा कि आप लोग जाइए और उस मंदिर का दर्शन कीजिए। मुझे लगता है दुनिया के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से वो एक मंदिर है। और उस मंदिर के बनने के बाद वहां पे 108 बेड का अस्पताल वहां पर आ गया, वहां पे छोटे छोटे शैक्षिक संस्थान खुलने लगे, एमएनसी आने लगे, रिजॉर्ट विकसित होने लगे। तो रिलीजियस टूरिज्म को लेकर अनंत संभावना है। कैसे हम लोग अपने राज्य में राजस्व को बढ़ाएं। आज मैं मेरे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, बिहारी पहुंच के माध्यम से मैंने फूड प्रोसेसिंग का हमेशा जिक्र किया। आज प्रधानमंत्री जी ने भी मुझे केंद्र सरकार में उसी विभाग की जिम्मेदारी दी। मैंने हमेशा कहा कि भैया मैं जिस लोकसभा से आता हूँ हाजीपुर का केला वो डाउन साउथ जाता है, केले के चिप्स बनता है, इतना महंगा बिकने लगता है। और अगर ये प्रोसेसिंग यूनिट वहीं पर लगता है, वहीं पे उसकी प्रोसेसिंग होने लग जाए, पैकेजिंग होने लग जाए, उसको मार्केटिंग अगर हम लोग उसकी करने लग जाए, केले के चिप्स हो या आपका मुजफ्फरपुर की आपकी लीची हो, आपका भागलपुर का आम हो, मखाना आज राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज उसकी डिमांड है, उसकी मांग है। उसके प्रोसेसिंग यूनिट्स अगर हम लोग के राज्य में लगने लग जाए तो अपने आप उस राज्य का राजस्व बढ़ने लग जाएगा, किसानों के हाथ में ज्यादा आमदनी आने लग जाएगी। तो ये तमाम ऐसे विषय हैं वीडियो के माध्यम से अलग अलग मंचों पे मैंने विस्तार से चर्चा की है। बरसात का महीना है, आधा बिहार फिर बाढ़ में डूबेगा, आधा फिर सुखाने रहेगा। नदियों को जोड़ने की योजना पर हम लोग को लड़ने की जरूरत है। इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर, ऐसे इलाकों से पानी को डाइवर्ट कर उन क्षेत्रों में लेकर जाने की जरूरत है जो सुखाड़ से प्रभावित होते हैं। ये तमाम ऐसे विषय हैं जिसको वीडियो के माध्यम से जिस इनिशिएटिव को मैं लेना चाहता हूँ, मैं हाथ पे हाथ धरे सरकारें करेंगी, मैं उस इंतजार में नहीं रहना चाहता। और इसके लिए मैं आप सबके साथ की उम्मीद रखता हूँ, आप सबके मार्गदर्शन की अपेक्षा रखता हूँ। आप सबका अपना अपना अनुभव है, अलग अलग देशों में अलग अलग राज्यों में रहकर उस मार्गदर्शन की मैं उम्मीद रखता हूँ। और ये उम्मीद रखता हूँ कि हम सब एक साथ एक मंच पर आए, बिहारी अस्मिता पे हम लोग गर्व करें और उस बिहार के निर्माण में अपना योगदान दें, जिस न्यू बिहार को लेकर हम सब गौरवान्वित महसूस करें, जिसको लेकर हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। इस बात की होती कि जिस भी विभाग में होते, जिस भी मंत्रालय की जिम्मेदारी उनको मिली, उन्होंने फ्यूचरिस्टिक सोच रखकर आज जितने लोग यहाँ पे मोबाइल कैमरा लेकर घूम रहे, मुझे डर इस बात का होता है कि उनको कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी ऐसे समय पर मिली जहाँ पे किसी गांव में अगर एक लैंडलाइन लग जाती थी, वो बहुत बड़ी बात होती थी। गांव में उस वक्त फोन तक नहीं होते थे, उस वक्त उनको इस विभाग की जिम्मेदारी दी और उन्हीं के रहते उन्होंने ना सिर्फ बीएसएनएल की शुरुआत की, ना सिर्फ उन्होंने डब्ल्यूएलएस की शुरुआत की, बल्कि घर घर मोबाइल फोन आज जो हम लोग हाथ में देख रहे हैं, ये सोच हमारे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के। और मुझे आज भी अच्छे से याद है उनका वो बयान जिनकी खूब आलोचना हुई थी। उस वक्त उन्होंने ये बयान दिया, उन्होंने कहा था कि मैं कैसे दिन की कल्पना करता हूँ जब हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला के हाथ में ये मोबाइल फोन। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा दिन आए जब बैगन के भाव ये मोबाइल फोन दिखे, और आज वो हकीकत। तो जब उन्होंने ये बयान दिया था उस वक्त इनकमिंग कॉल का भी हम लोगों को पैसा देना पड़ता था, 15 रुपए 16 रुपए इनकमिंग कॉल पे भी लगते। और उस वक्त विपक्ष ने खूब आलोचना की और कहा गया था कि भैया ये दिन में सपने दिखा रहे लोग, संभव नहीं, जब इनकमिंग के लिए इतना पैसा देना पड़ रहा है, कैसे रिक्शा वाला, कैसे ठेला वाला मोबाइल फोन चला। पर उन्होंने उन बाधाओं से आगे निकलने की सोच, जो लोग उनको बांध के रखना चाहते थे, उस सोच को उन्होंने तो फ्यूचरिस्टिक सोच रखी, बढ़ेगा। जिस मंत्रालय में वो गए, उन्होंने इसी सोच के साथ उन्होंने काम करने का प्रयास किया। रेलवे में वो गए, रेलवे में जिस तरीके से एक हस्ताक्षर से उन्होंने कितने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो वहां पे काम कर रहे थे, उनको परमानेंट करने का काम किया। आज जिस बात को हम लोग गर्व से कहते हैं, आज देश में 80 करोड़ लोग कोरोना के वक्त में हम लोगों ने शुरू किया। कितने देश की सभी भाई आबादी नहीं होती, पूरा यूरोप भी मिला दे इतनी आबादी नहीं होगी। 80 करोड़ लोगों को आज हमारे देश में मुफ्त में राशन दिया जाता है। ये तकलीफ, ये पीड़ा मैंने अपने पिता की आंखों में देखी थी जब कोरोना का वो समय चल रहा था। और वो तस्वीरें आप सबने भी सोशल मीडिया, आप लोगों ने न्यूज चैनल के माध्यम से देखी होगी, जब लोग पैदल चलकर अपने अपने गाँव जाने के लिए मजबूर हो रहे थे। उस वक्त पापा की तबीयत खराब थी, अपने स्वास्थ्य की चिंता ना करते हुए उनको इस बात की चिंता थी कि जो जा रहा है पैदल, ये 2 वक्त की रोटी कैसे खाएगा।
इसको खाना कैसे मिलेगा? जो रोज कमाता है रोज खाता है, ठेले वाला जो रोज दुकान लगाता है, रोज जो पैसा हाथ में आता है रात में उसी पैसे से संभवतः उसका चूल्हा जलता होगा, वो खाएगा कैसे? ये बात उन्हें परेशान करती है। उन्होंने दिन रात इस योजना के काम किया। ये योजना भले से कोरोना के वक्त चली, पर इस योजना का इतना प्रभाव, इस योजना ने देश को इतनी मजबूती देने का काम किया कि आज इस योजना का एक बड़ा योगदान है। देश में 25 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, उसमें इस योजना का एक बहुत बड़ा योगदान है। इस योजना ने लोगों को आर्थिक ताकत इतनी देने का काम किया। जो पैसा रोज इन्हीं सब चीजों में जाता था, वो पैसा वो लोग जोड़ने लगे, अपने जीवन के हालातों को बेहतर करने लगे। पर जब इस योजना का निर्माण वे पिता कर रहे थे, ना उन्होंने जाति देखी, ना उन्होंने धर्म देखी, ना उन्होंने क्षेत्र देखी। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस इलाके के लोगों को मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, या इस जाति के लोगों को मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। 80 करोड़ लोगों को आज उनको गए 4 साल हो गए, पर आज भी उन 80 करोड़ लोगों को प्रति माह 5-5 किलो अनाज मुफ्त उनको गया। ये ताकत हमारे देश में है। और ये वो उदाहरण है जो मैंने अपनी भाषण की शुरुआत में जब मैंने कहा कि अगर आपके अंदर वो जिद हो, वो जज्बा हो, तो कोई भी चीज असंभव नहीं। आज अगर हमारा देश इतना सक्षम हुआ है कि इतनी बड़ी आबादी को प्रति माह 5 किलो अनाज दे, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले संभव था, हम लोगों ने इसकी कल्पना तक नहीं की। तो अपनी यात्राओं के दौरान मिलते थे जो इस बात को कहते थे कि हम कुछ करना चाहते हैं अपने प्रदेश के। यहाँ आए, नाम कमाया, बहुत कुछ किया, दौलत शोहरत सब कमाया, पर ये दौलत शोहरत किस काम की कि अगर मैं अपने जिस गांव में मेरा जन्म हुआ, जहाँ पे मेरे माँ बाप संभवतः आज भी हैं या परिवार के लोग आज भी रहते हैं, अगर मैं उनके लिए ही कुछ नहीं कर पा, ऐसे में भी तो वो माध्यम बनना चाहता। हम लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग इंटरनेशनली जो बाहर में है, ऐसे बिहारी डायस्पोरा के लोग जो अपने प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग ये मंच लेकर आए। और हम लोग चाहते हैं कि एक मंच पर सब आए और हर तरीके की बंदिशों को, बाधाओं को हटा दें। मुझे तकलीफ अपने प्रदेश के बस इस बात की रहती है कि हम लोग जात पात धर्म मजहब में बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं, पर वो बिहारी जब बिहार से बाहर निकल जाता है तो सारी बंदिशें टूट जाती हैं। जब बिहारी कोई दूसरे प्रदेश में होता है या दूसरे देश में होता है तो उससे बिहारी होता है, ना वो अगड़ा होता है, ना वो पिछड़ा होता है, ना वो दलित होता है, ना वो हिंदू होता है, ना वो मुसलमान होता है, उससे बिहारी होता है। और एक बिहारी होने के नाते ही वो जितनी तकलीफों का सामना करता है, वो अगड़ा बिहारी हो, पिछड़ा बिहारी हो, सबको एक जैसी तकलीफों का सामना करना पड़ता है और उससे वो जूझ कर आगे निकलता है। ऐसे में मैं चाहता हूँ कि इन तमाम बंदिशों निकल हम लोग एक ऐसे मंच पर और एक ऐसे मंच पर एक दूसरे का हाथ थाम